सवेरे के इस बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। दिव्य हिमाचल टीवी आप देख रहे हैं और आज क्या कुछ प्रमुख रहने वाला है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। सरकार का शीतकालीन प्रवास आज से शुरू हो रहा है। पिछले कल जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी इसी बुलेटिन में कि मुख्यमंत्री पिछले कल जो है वो नहीं जा पाएंगे, मौसम की खराबी काफ़ी ज़्यादा थी और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी दिल्ली से नहीं पहुंच सका था। लेकिन आज मुख्यमंत्री जाएंगे अपने शीतकालीन प्रवास के लिए और सरकार का शीतकालीन प्रवास जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था आज से शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज धर्मशाला पहुंचेंगे सीधे और धर्मशाला में जो उनके कार्यक्रम रखे हैं उन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो उनके धर्मशाला कांगड़ा जिला के दौरे के दौरान जो है वो वहां पर किए जाएंगे। और अब 25 तारीख को मुख्यमंत्री शाम के समय जो है दोपहर बाद शिमला वापस लौटेंगे। तो आगे का भी क्या कार्यक्रम रहेगा उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसके अलावा कई प्रमुख समाचार है। भाषा अध्यापकों को बड़ा झटका लगा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक नया पेंच आ गया है, उसमें भी बड़ा झटका जो है वो युवा वर्ग को लगा है। इसके अलावा मंत्रियों की कहां ड्यूटी लगी है वो भी बताएंगे आपको। ऊना में खनन का काम बंद कर दिया है। होमगार्ड के जवानों को बड़ी सौगात अब मिलने वाली है, उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिलने वाली है, ये भी जानकारी आपसे हम साझा करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक खबरों पर भी चर्चा करेंगे। शिक्षकों के विदेशी टूर को लेकर किस तरह से सवाल खड़े हुए हैं ये भी आपको बताएंगे। जेबीटी अध्यापकों के तबादले होंगे, ये भी प्रमुख समाचार है। पंचायतों के लिए नए रूल्स तैयार किए गए हैं। 10 नए नायब तहसीलदार भी बने हैं, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। तो शुरुआत में हम आपको बता दें कि नायब तहसीलदार से प्रमोट होकर 10 नए तहसीलदार जो है वो बनाए गए हैं। ये कौन कौन है और कहां कहां लगाए गए हैं, इन्हें नए तहसीलदार बनाया गया है और नई नियुक्ति भी इन्हें दे दी गई है। और शर्त ये रखी गई है राजस्व विभाग द्वारा कि 5 दिनों के भीतर इन तहसीलदारों को अपने नए नियुक्ति स्थल पर जिम्मेदारी लेनी होगी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी देनी होगी। तो देशराज को टिक्कर में लगाया गया है, जो पहले नायब तहसीलदार थे अब तहसीलदार बनाए गए हैं। किरण देवी को निहरी में जो है वो लगाया गया है। कुश कुमार नेरवा के तहसीलदार होंगे, जबकि रोहित जाल्टा को कुपवी में लगाया गया है। नीरज को बंजार, अनिल शर्मा को ननखड़ी में, अभिराय सिंह ठाकुर को सलूणी में जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ धीमान को टौणी देवी में लगाया गया है। वहीं रजत शर्मा को निरमंड में जिम्मेदारी मिली है। उत्तर सिंह को संगड़ा में तैनाती दी गई है। तो इस तरह से 5 दिनों के भीतर इन 10 तहसीलदारों को अपनी ड्यूटी नए स्थल पर वहां पर ज्वाइनिंग अपनी देनी होगी। ये निर्देश जो है वो ओंकार चंद शर्मा जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है राजस्व विभाग के, उनकी तरफ से दिए गए हैं। भाषा अध्यापकों को झटका लगा है और प्रदेश उच्च न्यायालय की तरफ से एक बड़े आदेश भाषा अध्यापकों को लेकर आए हैं। इसमें सरकार को जो है वो राहत मिल गई है, ये जानकारी हम आपको दे दें। भाषा अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती के लिए बीएड डिग्री की तारीख से बैच की गणना करने के निर्णय को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। यानी सरकार ने जो गणना की थी इनके बैच की, उसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया है और सरकार को इसमें राहत मिल गई है। तो सरकार ने 31 मार्च 2014 के बाद से होने वाली बैच वाइज भर्तियों के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन के मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से बैच माने जाने की अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना 16 नवंबर 2013 को जारी की गई थी और प्रार्थियों ने इसे सरकार का मनमाना निर्णय बताते हुए याचिका दायर की थी। इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये बड़ा झटका भाषा अध्यापकों को लगा है। उनकी बैच वाइज जो भर्ती है वो 31 मार्च 2014 के बाद से होने वाली बैच वाइज भर्तियों के लिए बीएड के मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से ही बैच माने जाने की अधिसूचना के अनुसार होगी। तो ये हाई कोर्ट ने अब निर्णय ले लिया है। इसमें भाषा अध्यापकों को बड़ा झटका यहां लग गया है। मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को कौन मंत्री जो है वो कहां कहां पर झंडा लहराएगा, ये जानकारी हम आपको देंगे।
25 तारीख को हिमाचल दिवस जो है वो बैजनाथ में होगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम। कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो शिमला में राज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है उसमें शिमला में राज्यपाल जो है प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल वो झंडा यहां पर फहराएंगे। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे, उनके साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह होंगे, नंदलाल होंगे, RS बाली होंगे और भवानी सिंह पठानिया भी विशेष रूप से शिरकत करेंगे। मंत्रियों की ड्यूटी जो लगी है उसमें कुलदीप सिंह पठानिया जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कुल्लू में झंडा फहराएंगे। विनय कुमार जो उपाध्यक्ष है विधानसभा के वो लाहौल स्पीति में होंगे। मुकेश अग्निहोत्री जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है वो ऊना में झंडा फहराएंगे। चंद्र कुमार चंबा में होंगे। हर्षवर्धन चौहान जो है वो हमीरपुर में झंडा फहराएंगे। वहीं जगत सिंह नेगी किन्नौर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री वो नाहन में, सिरमौर जिला के नाहन में जो है वो झंडा फहराएंगे। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बिलासपुर में होंगे। राजेश धर्माणी तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, वो सोलन में उनकी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि यादवेंद्र गोमा जो खेल मंत्री हैं वो कांगड़ा में झंडा फहराएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर रखी जा रही है। ऊना में खनन जो है वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया है लगभग 1 साल के लिए। यहां पर डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जब रिकमेंड करेगी, जिस तरह से रिकमेंड करती रहेगी उस हिसाब से जो है यहां पर खनन की गतिविधियों को चलाया जा सकेगा। तो उसकी डीसी की जो अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी वही इसमें रिकमेंडेशन अपनी देगी। लेकिन सरकार ने 1 साल के लिए ऊना जिला में पूर्ण रूप से प्रतिबंध खनन पर लगा दिया है। आपको बता दें अवैध खनन की बहुत गतिविधियां जो है वो ऊना जिला में बढ़ चुकी है, क्योंकि सीमाई एरिया है, पंजाब के साथ लगता ये बॉर्डर है जहां पर काफी ज्यादा जो है वो गतिविधियां अवैध रूप से खनन की हो रही थी। उसको रोक लगाने के लिए उस पर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ऊना जिला में 1 साल तक खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। लेकिन कमेटी भी डीसी की अध्यक्षता में बनाई जाएगी जिसमें विशेषज्ञ होंगे और वो कमेटी जहां जहां जिस तरह से भी रिकमेंडेशन अपनी देगी उसके हिसाब से जो है यहां पर खनन की गतिविधियों को उस एरिया में खोला भी जाता रहेगा। यह भी एक तरह से राहत है। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह भी है कि एक टास्क फोर्स जो है वो माइनिंग फोर्स यहां पर बनाई जाएगी। बड़ी खबर यह है कि एक माइनिंग फोर्स का गठन जो है वो सरकार करेगी और इस माइनिंग फोर्स में जो प्रदेश के होमगार्ड के जवान हैं उन जवानों को यहां पर तैनाती दी जाएगी। यानी होमगार्ड के जवानों को एक और बड़ी राहत यहां पर मिलने वाली है, उन्हें बड़ा काम यहां पर मिलने वाला है कि ऊना जिला में जो माइनिंग फोर्स सरकार द्वारा तैयार की जाएगी वो फोर्स होमगार्ड के जवानों की होगी और वो लोग जो है वो सीमाओं पर पहरा देंगे, अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने में जो है वो महत्वपूर्ण काम करेंगे। तो इन होमगार्ड के जवानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए एक बड़ा काम जो है वो सरकार आने वाले दिनों में सौंपने वाली है। ऊना जिला में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देखनी होगी। इसके साथ साथ एम फॉर्म जो मिलता है खनन के कार्य के लिए, माइनिंग के लिए जो लीज धारक है उन्हें, तो एम फॉर्म को QR कोड से भी स्कैन किया जा सकेगा। ये आने वाले दिनों में व्यवस्था की जाएगी। तो बड़ी खबर है कि माइनिंग चौकियां भी ऊना जिला में वहां पर बनाई जाएंगी और उसके साथ साथ होमगार्ड के जवानों को वहां पर तैनाती मिलेगी। माइनिंग फोर्स के रूप में वो लोग अब आने वाले दिनों में काम कर सकेंगे। भवन निर्माण के जो नियम है वो भी सरकार ने बदले हैं और इसमें जोखिम को जो है वो दूर करने का निर्णय लिया गया है। तो सरकारी भवनों का और निजी भवनों का जो भविष्य में निर्माण होगा, जोखिम टाले बगैर उसको जो है वो नहीं किया जाएगा। इस पर पूरी नजर रखी जाएगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसके लिए एक विशेष गाइडलाइन जो है वो जारी की है। इसके अनुसार ही सरकारी और निजी भवनों का निर्माण किया जा सकेगा। तो वर्ष 2023 की मॉनसून जो हुई थी उसमें बहुत बड़ी आपदा जो हिमाचल प्रदेश में आई थी और लगभग 24,000 पक्के कच्चे मकान और झोंपड़ियां आदि जो है वो क्षतिग्रस्त इस मॉनसून की वजह से 2023 के बाद से अब तक हो चुके हैं और 2300 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान भी राज्य सरकार ने इसमें आंका है चल अचल संपत्ति को। तो भविष्य को देखते हुए निर्माण कार्य पर जो है वो एक तरह से निगाह रखी जाएगी और जो भी निर्माण कार्य होगा वो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइन के मुताबिक ही करना पड़ेगा। शिक्षकों के विदेश टूर को लेकर सवाल उठे हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने एक
प्रेस वार्ता भी इस संबंध में की और उन्होंने ये आरोप लगाया कि अनदेखी की जा रही है अध्यापकों की। जो काबिल शिक्षक हैं स्कूलों में, उन्हें जो है वो अनदेखा किया जा रहा है और उनको जो है वो विदेशी टूर से जो है वो महरूम रखा जा रहा है। तो उनका वीरेंद्र चौहान इसके अध्यक्ष है संयुक्त कर्मचारी महासंघ के, उन्होंने ये आरोप लगाया है और उनका कहना है कि कई ऐसे काबिल शिक्षक हैं शिक्षा विभाग के स्कूलों में जिनको एक्सपोजर की जरूरत है, लेकिन सरकार उन्हें जो है वो एक्सपोजर नहीं दे पा रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो उनका आरोप यह था कि ट्राइबल और अवार्डी जो टीचर है उन्हें 5 अतिरिक्त अंक जो है वो इस विदेश टूर भ्रमण के लिए जो है वो दिए जा रहे हैं। यही फर्क काबिल दूसरे अध्यापकों को जो है वो पीछे छोड़ रहा है। तो इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है और इसके साथ ये भी बात कही है कि छुट्टियों का जो अधिकार है वो डीसी को नहीं होना चाहिए। जो फ्लेक्सिबल एक छुट्टियां सरकार ने रखी है कि 10, 15, 20 छुट्टियां जो है वो डीसी मौसम के हिसाब से जो है वो तय कर सकते हैं स्कूलों में। तो उस फ्लेक्सिबल छुट्टियों को लेकर भी ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने जो है वो मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि ये डीसी के पास अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि डिप्टी डायरेक्टर के पास ये अधिकार रहना चाहिए शिक्षा विभाग के। वह खुद जो है वो तय करें कि कब बच्चों को छुट्टी देनी है। तो ये एक समस्या आने वाले दिनों में जो है वो इससे हो सकती है, ये बात उन्होंने कही है और विरोध जो है वो अपना इस संबंध में दर्ज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 171 में से 169 जो मंडल हैं उनके वो तैयार हो चुके हैं, उनमें अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी देहरा के जो 2 मंडल हैं वहां पर चुनाव नहीं हो पाए हैं, वहां पर विवाद चल रहा है। तो होशियार सिंह जो कांग्रेस जो निर्दलीय विधायक पूर्व में रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन वो चुनाव में हार गए, अब भाजपा के सदस्य हैं, लेकिन वहां पर उनके मंडल जो है वो गठन नहीं हो पा रहे हैं। विवाद जो है वहां पर काफी ज्यादा गहराया हुआ है। तो 2 मंडल जो है वो अभी भी देहरा के बनने हैं, लेकिन शेष जो है वो मंडल, पिछले कल हमने आपको बताया था कि 11 मंडलों में विवाद है, उसमें से 9 मंडल भाजपा ने अध्यक्ष वहां पर चुन लिए हैं। तो दूसरे लोगों का विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन होशियार सिंह के इलाके में अभी भी विवाद वहां पर कायम है। आज केंद्रीय जो राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह, वो शिमला में है और शिमला में एक प्रेस वार्ता भी दोपहर में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष की घोषणा है उन्हें ही करनी है, हालांकि अभी वो घोषणा ये नहीं करने वाले। केंद्र सरकार हाईकमान को जो है वो अभी रिकमेंडेशंस यहां से देंगे, वो काफी लोगों से और नेताओं से उनकी चर्चा आज हो चुकी है। तो भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा ये चुनने के लिए जितेंद्र सिंह आए हुए हैं और अपनी रिकमेंडेशंस के साथ जो है वो हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। तो आज उनकी प्रेस वार्ता भी होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ खुलासा वो जरूर करेंगे और संकेत यहां पर मिल सकते हैं कि भाजपा का अगला अध्यक्ष जो है वो कौन होगा। बसों के बंद रूटों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने चिंता जताई है और भाजपा के विपक्ष के जो पूर्व के मंत्री रहे हैं, विधायक है सुखराम चौधरी, उन्होंने इसको लेकर जो है वो निशाना साधा है और उनका कहना है कि एचआरटीसी के सरेंडर जो बस रूट है वो आम जनता को परेशान करने की एक और सरकार की जो है वो नीति यहां पर चल रही है। तो 84 रूटों को जो है वो पहले सरकार ने एचआरटीसी ने सरेंडर कर दिया था, इसके बाद 81 और रूटों को जो लेकर सरेंडर किया जा रहा है। और सुखराम चौधरी ने कहा कि सरकार जो है वो इस तरह का काम ना करे, क्योंकि इससे आम जनता को परेशानी होगी, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है वो दिक्कतें इससे होगी। ये पूरी तरह से जन विरोधी निर्णय उन्होंने करार दिया है सरकार का। तो सरेंडर होने वाले रूटों को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि एचआरटीसी की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वो कई लॉन्ग रूट के जो रूट है लॉन्ग रूट, वो भी की उन बसों को भी जो है वो क्लब करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई और रूट जो है वो सरेंडर करके प्राइवेट बस ऑपरेटरों को दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भविष्य में उन रूटों पर बसें नहीं चलेगी, उस पर प्राइवेट बसें चलेगी, एचआरटीसी उसे जो है वो छोड़ रही है। पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर है कि पुलिस भर्ती में 1296 फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। तो लोक सेवा आयोग ने ये फॉर्म रिजेक्ट किए हैं। अभी भर्ती की डेट नहीं आई, भर्ती नहीं हो पा रही है। लंबे समय से ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विवाद जो है वो चलता जा रहा है। तो इसमें एक नया पेच अब ये आ गया है कि लोक सेवा आयोग ने 1296 पदों के लिए 1296 फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं। आपको बता दें कि कारण इसका क्या रहा है। तो लोक सेवा आयोग ने 1296 अभ्यर्थियों के पद रिजेक्ट फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं। इनके फॉर्म रिजेक्ट इसलिए हुए हैं
क्योंकि इन्होंने इसके साथ जो है वो फीस अदा नहीं की है, यानी जो जरूरी फीस लोक सेवा आयोग को दी जानी चाहिए थी वो फीस नहीं चुकता की है। ऐसे में उन्होंने फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिए हैं। तो सूची इनकी जारी कर दी गई है, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि किस किस अभ्यर्थी के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो युवाओं को इसमें पता होना चाहिए कि फीस भी जो है वो साथ बोली थी देने के लिए, लेकिन उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई। ऐसे में वो युवा अब पुलिस भर्ती से फिलहाल जो है वो बाहर हो गए हैं। अगर कोई राहत इन्हें मिलती है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन 1296 युवा जो है वो पुलिस भर्ती से बाहर हो गए हैं। तो आपको बता दें 1088 पदों के लिए जो है वो भर्ती की जानी है और इसके लिए 1,29,000 कुल फॉर्म जो है वो युवाओं की तरफ से भरे गए हैं। 380 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं और पुरुषों के 90,000 आवेदन जो है वो इसके लिए आए थे, जबकि महिलाओं के 39,000 आवेदन आए हुए हैं। उसमें से 1296 फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। कुल 1,29,000 फॉर्म में से जो है वो 1296 रिजेक्ट हो गए हैं। तो एक बड़ी बात है, आजकल के युवाओं को जो है वो सही तरह से फॉर्म नहीं भरने की ये बड़ी सजा मिली है। कांस्टेबल भर्ती का उनका सपना जो है वो यहां पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। जेबीटी अध्यापकों के तबादले हो सकेंगे। 20 बच्चों की संख्या या इससे कम या ज्यादा की संख्या वाले स्कूलों में जो है वो शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तबादले करने के आदेश दे दिए हैं और जेबीटी के जो तबादले हैं वो इनमें किए जा सकते हैं। जहां पर सिंगल टीचर है या बच्चे काफी ज्यादा कम है, वहां पर 20 या 20 से ज्यादा की संख्या में बच्चे हैं और सिंगल टीचर है या शिक्षकों की और ज्यादा कमी है, तो वहां पर जेबीटी के टीचर जो है वो अब पढ़ाएंगे। उनके तबादले करने के आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं जगदीश शर्मा, उन्होंने इसका विरोध भी किया है, लेकिन ये आदेश जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से जारी हो चुके हैं। पेंशनरों पर निशाना इन दिनों कौन साध रहा है ये आपको हम बता दें, क्योंकि साइबर ठगों ने अब बुजुर्गों को जो अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो पुलिस ने एक विशेष एडवाइजरी प्रदेश के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जारी की है जो पेंशनर है और उनको जो है वो पता नहीं चल पाता, उनके साथ ठगी जो है वो हो रही है। लगातार ये लोग जो है वो बुजुर्ग आदमी ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी शिकायतें साइबर सेल के पास शिमला में पहुंच रही हैं, जिसमें बुजुर्गों को ठगा जा रहा है। बुजुर्गों को एटीएम के नाम पर, उनके बैंक खाते के नाम पर, उनकी पेंशन के नाम पर और अकाउंट अपडेट करने के नाम पर इस तरह के कई तरह के धोखे जो है वो उन्हें दिए जा रहे हैं और साइबर ठग उनसे ठगी कर रहे हैं। तो पेंशन पूरी की पूरी जो है वो साफ हो जा रही है, उनके अकाउंट जो है वो क्लियर कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसी एडवाइजरी जारी की है। पेंशनरों को इस पर जो है वो विश्वास नहीं करना है। इस तरह के मामलों में अगर कोई आपको इनाम दे रहा है या कोई आपके लिए कोई स्कीम बता रहा है पेंशन से संबंधित, तो इस पर जो है वो ना आए। झांसा दे रहे हैं ये लोग और साइबर ठग है, ये आपको लगातार ठगते जा रहे हैं। तो इनसे जो है वो बच के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एडवाइजरी में कहा गया है। इसके साथ कर्मचारियों की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने 8वें वित्त आयोग की घोषणा कर दी है और वो वित्त आयोग अब बैठेगा 2026 के बाद, वो लागू भी हो जाएगा केंद्र सरकार में। लेकिन हिमाचल प्रदेश का क्या, जहां पर छठे वेतन आयोग का अब तक पूरा जो है वो जो बकाया है वो चुकता नहीं हो पाया है। तो बड़ी मात्रा में अभी बड़ी संख्या में कर्मचारी है प्रदेश में जो इंतजार कर रहे हैं कि उनको जो छठे वेतनमान का जो लाभ है, वित्तीय लाभ, वो पूरी तरह से मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो उम्मीद कम लग रही है। सरकार की आर्थिक स्थिति उस तरह की नहीं है, पर कर्मचारियों की एक आस जो है वो बंधी है कि अब केंद्र सरकार ने भी वेतन आयोग अपना नया गठित कर दिया है, इसके बाद इनके लिए भी कुछ डिमांड होगी। तो यहाँ पर 2016 से ही अभी तक कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ पूरा नहीं मिल पाया है। तो 2026 से, क्योंकि 10 साल बाद ये वेतनमान जो है वो बढ़ता है, तो वेतन आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसी आधार पर ये वेतनमान बढ़ता है। तो 2026 में हिमाचल के कर्मचारी भी इंतजार करेंगे, लेकिन इससे पहले वो चाहेंगे कि प्रदेश की सरकार जो है वो उनका पुराना सारा बकाया जो है वो चुकता कर दे। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या आने वाले दिनों में कदम उठाती है। पंचायत चुनावों के रूल्स जो है वो बदले गए हैं। ये अधिसूचना जारी की गई है पंचायती राज विभाग के द्वारा। परिसीमन में जिला परिषद और बीडीसी एरिया जो है वो 2 हिस्सों में अब नहीं बंटेगा, एक ही हिस्सा रहेगा। चुनाव आयोग की तर्ज पर ही ये चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे और डीसी के
को चुनाव अधिकारी इसमें जो है वो लगाया जाएगा। अधिसूचना इस संबंध में जारी कर दी गई है और जो राज्य चुनाव आयोग है उसे भी इस अधिसूचना को जो है वो भेजकर वाकिफ करवा दिया जाएगा, ताकि वो इसी निर्देशों के अनुसार जो है वो भविष्य में चुनाव करवाएं। मौसम की अगर जानकारी आपको दें तो प्रदेश का मौसम जो है वो अगले 2-3 दिन तक और खराब रहने वाला है। लेकिन आज शिमला की अगर हम बात करें तो अभी सुबह सवेरे मौसम जो है वो खुलना शुरू हो चुका है। धूप यहां पर लगती हुई नजर आ रही है कि यहां पर अच्छी धूप आज निकलेगी। पिछले कल काफी ज्यादा ठंड थी, इस ठंड से जो है वो लोग काफी परेशान है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है और खासकर आपको शिमला जिला की बात करें तो ऊपरी शिमला, कुफरी से ऊपर सभी स्थानों पर जो है वो बर्फ पिछले कल गिर चुकी है और बर्फबारी होने की वजह से सड़कें जो है वो बाधित हो चुकी है। कई बस रूट प्रभावित है और यातायात जो है वो पूरी तरह से बाधित अभी तक चल रहा है। तो आज भी दोपहर बाद तक ही ये यातायात खुल पाएगा, इसलिए अगर आपको जाना हो ऊपरी शिमला तो फिलहाल आप अभी सुबह ना जाए और दोपहर बाद ही वहां के लिए जो है वो रवाना हो। अगर आपको रामपुर और किन्नौर की तरफ जाना है तो वहां के लिए बसों की आवाजाही जो है वो वाया मशोबरा की जा रही है, वाया सुन्नी और लुहरी की तरफ से जो है वो बसें वहां के लिए जा रही है। तो फिलहाल और जगह के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित है। शिमला ग्रामीण के करीब 15 रूटों पर जो है वो बसों को कल नहीं भेजा जा सका है। तो इस तरह से लोगों को फिलहाल परेशानी भी होगी, लेकिन अभी 2-3 दिनों के लिए मौसम खराब रहेगा। बर्फबारी जो है वो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ही होगी। शिमला समेत जो है वो कई क्षेत्रों में आज धूप भी खिलने का यहां पर बताया जा रहा है और मौसम उसी तरह से खुलने भी लगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे। कल सुबह सवेरे 8 बजे फिर दोबारा आपसे जो है वो हिमाचल प्रदेश की खबरों को साझा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।